हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं क्लास 12th रसायन विज्ञान के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक 2 नंबर के आपके जो पूछे जाते हैं उनको लेकर आया हूँ। चैप्टर 1 से 5 तक के सारे क्वेश्चन, ठीक है। यदि इन क्वेश्चनों को कर लेते हैं तो 2 नंबर के साथ साथ 3 नंबर के भी क्वेश्चन कर सकते हैं, साथ में 4 नंबर वाले भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत। ठीक, अब देखिए ये आपकी सीरीज चल रही है केमिस्ट्री की, ठीक है। इसमें पहली सीरीज आपकी है, ठीक। 70 में 70 नंबर वाली सीरीज चल रही है, ठीक। और इससे आसान कहीं नहीं, इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। जो ये सीरीज चल रही है, आपको पता है कि सीरीज फिजिक्स की, मैथ की, हिंदी की, केमिस्ट्री की, सारे विषयों की क्या कर रही है, हमारे यूट्यूब चैनल पर सीरीज चल रही है, ठीक है। और आखिरी मौका है, पीडीएफ फ्री मिल रहा है, ठीक है। और ये क्या है, 1 शॉट है। टॉपिक नेम क्या है, 60 क्वेश्चन 2 मार्क के, जो आपके 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो आपके इसमें सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका पहला क्वेश्चन है उसे क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। क्या है जरा क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि मोलरता से आप क्या समझते हैं, ठीक। क्या कह रहा है कि मोलरता से आप क्या समझते हैं। देखिए ये आपका जो टॉपिक है 2024 में 3 नंबरों में पूछा गया था, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो देखिए क्या है कि 1 लीटर बिलियन में घुले बिले के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, ठीक। तो जरा इसे डायग्राम से पहले समझा देते हैं, फिर आपको फिगर समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए कोई पात्र ले लेते हैं, ठीक। ये आपका कोई क्या है, पात्र है। क्या है, पात्र है। ये आपका कोई पात्र है, ठीक। इस पात्र में आपके क्या बिलियन घोले गए हैं, क्या घोला गया है, बिलियन। इस पात्र में हमने क्या घोल दिया, बिलियन घोल दिया, ठीक। बिलियन है, बिलियन है, ठीक है, बिलियन घोला नहीं, ठीक है। क्या है, बिलियन है। इस पात्र में क्या है आपका, बिलियन, ठीक। अब बिलियन की जो मात्रा है, अब बिलियन कितना है बिलियन इसमें, तो आपको पता रहना चाहिए जो बिलियन की है वो बिलियन की मात्रा कितना है, 1 लीटर है। कितना है, 1 लीटर। ये आपका पात्र लिया, उसमें बिलियन है, बिलियन कितना है, 1 लीटर। अब इसमें कुछ पदार्थ क्या करते हैं, बाहर से घोल देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, घोलते हैं। तो बिलियन में जो भी पदार्थ घोलते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग विलेय। क्या बोलते हैं, विलेय। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, विलेय, ठीक। अब देखो कितने विलेय घोल रहे हैं, उनकी संख्या क्या आपकी, वो मोल में आपते हैं, किसमें, मोल में। ये आपकी मोल, कितने मोल घोले गए, ठीक। तो बाहर से क्या, जो बाहर से बिलियन में जो बाहर से घोलते हैं उसे क्या कहते हैं, विलेय। और उसकी संख्या कितना है, मोलों में, मोलों की जो संख्या है इसमें, जो मोलों विलेय में मोलों की संख्या आपकी है उसी को मोलरता कहते हैं। तो परिभाषा देखिए जरा कि 1 लीटर, 1 लीटर, 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में घुले बिले, तो 1 लीटर बिलियन में घुले बिले के मोलों की संख्या, इसमें विलेय में कितने मोलों की संख्या, इसमें विलेय जो आपका घोल रहे हैं उसमें कितने मोल घोल रहे हैं, मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं, ठीक। समझ में आया कि 1 लीटर, 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में घुले बिले के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। एकदम इजी वे में क्या करेंगे, आपको बताएंगे, ठीक। अब जरा देखिए मोलरता बराबर क्या होता है। तो आपका मोलरता बराबर क्या होता है, सूत्र देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, इसमें न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो मोलरता बराबर आपका क्या होता है विलेय के मूल, क्या होता है, विलेय के मूल, विलेय के मूल, अब बटा में क्या होता है, बिलियन का आयतन। क्या होता है, बिलियन का, बिलियन का आयतन,
बिलियन का आयतन। ठीक, आयतन। अब देखिए बिलियन किस में रहना चाहिए, लीटर में, है ना। अब एक आपको पता रहना चाहिए क्या होता है कि मोल बराबर क्या होता है। मोल बराबर आपको पता रहना चाहिए, मोल बराबर क्या होता है, भार बटा के अणु भार। क्या होता है, भार बटा के अणु भार होता है, भार बटा के अणु भार। ठीक, बोले तो मोलों की संख्या को हम लोग एन से बस करते हैं। एन बराबर क्या होता है आपका, डब्ल्यू बटा के क्या होता है, यम होता है। ठीक, ये आप लोग को पता रहना चाहिए इतनी बात, ये बेसिक बातें हैं। ठीक, अब देखो मोल बराबर क्या होता है, भार बटा के अणु भार। मोल बराबर एन बराबर डब्ल्यू बटा के एम। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। अब बताइए हम लोग क्या करेंगे, तो मोलरता को हम लोग किससे बस करते हैं, आपको पता रहना चाहिए, कैपिटल एम से। किससे, कैपिटल एम से। और कैपिटल एम बराबर क्या हो जाता है, देखो विलेय के मोल, तो मोल बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बटा के एम। तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू यहाँ पर ऊपर हो जाएगा, बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन आपको पता है क्या हो जाएगा, यम। यम आपका नीचे आ गया, डब्ल्यू बटा के यम, ये क्या है, मोलों की, मोल है ना, इंटू आयतन, आयतन बोले तो भी। ये आयतन किस में रहेगा, ml में रहेगा, तो आपका जो होगा 1000 से क्या करना पड़ेगा, आपको गुणा करना पड़ेगा। कितने से, 1000 से आपको गुणा करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या जाता है, फाइनल आंसर। क्योंकि अक्सर आपसे बिलियन मोल में क्या होता है, मिलीग्राम मिलीलीटर में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपका 2 नंबर में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको क्या करेंगे, अच्छे से आप लोग तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अगला जो टॉपिक है उसको क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये टॉपिक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्या है आपका, मोललता की परिभाषा दीजिए। देखिए 18 में, 19 में और 21 में और 24 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये सेम टॉपिक मोलरता के ही अनुसार उसी तरफ है। ठीक है, बस वहाँ पर 1 लीटर की बात थी, यहाँ पर 1 किलोग्राम होता है। ठीक, वहाँ पर बिलियन था, यहाँ पर क्या रहेगा, विलायक रहेगा। ठीक, तो परिभाषा एक बार पढ़ लेते हैं। क्या है परिभाषा, कि 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसको डायग्राम के द्वारा समझते हैं। ये आपका क्या है, कोई पात्र है। ठीक, क्या है, कोई पात्र है। ठीक, इस पात्र में क्या करते हैं हम लोग, क्या क्या रखेंगे इस बार, उस बार तो उसमें विलयन था, इसमें क्या होगा, इस पात्र में आपका विलायक होगा। क्या होगा, विलायक। विलायक आप लोग जानते हैं ना क्या होता है, कि बिलियन में जिसकी मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है, उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। जैसे आप लोग को पता होगा कि चीनी और जल की घोल अगर बनाएंगे तो किसकी मात्रा ज़्यादा होगी, तो जल की घोल क्या होगी, जल की मात्रा ज़्यादा होगी, तो उसे क्या कहेंगे, विलायक। ठीक, तो ये आपका क्या है, विलायक है। अब विलायक की मात्रा कितनी रहनी चाहिए, क्वांटिटी बोले तो इसकी जो मात्रा रहनी चाहिए 1 kg रहना चाहिए। कितना, 1 kg। ठीक, अब इसमें से क्या करते हैं, कोई बाहर से पदार्थ क्या करते हैं, घोल देते हैं। ठीक, बाहर से क्या करते हैं, घोलते हैं। तो जो बाहर से घोला जाता है उसे क्या बोलते हैं, आप लोग पता है क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, विलेय। जो बाहर से घोला जाता है उसे क्या बोलते हैं, विलेय। अब देखो ये जो विलेय होगा वो किस में होगा, मोल में। ठीक, मोल। तो परिभाषा कैसे पढ़ेंगे, कि 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मोलों की संख्या। 1 किलोग्राम विलायक में, 1 किलो आपका ग्राम विलायक है, में घुले, में घुले आपका घुला गया है, में घुले विलेय के मोलों की संख्या। जो विलेय के मोलों की संख्या है, विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, मोललता। तो ये आपका 1 kg क्या है,
विलायक है, इसमें जो घूरते हैं विलायक, तो उसमें जो मूलों की संख्या होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग? मूललता कहते हैं। एकदम आसान भाषा में हमने परिभाषा को देख लिया। अब देखो मूललता बराबर क्या होता है उसको देखना जरूरी है। तो मूललता बराबर क्या होता है उसको लिखिए कि मूललता बराबर क्या होता है? मूललता बराबर, तो मूललता बराबर आपका होता है विलेय के मूल, विलेय के मूल, विलेय के मूल, विलेय के मूल, अब बटा में क्या होता है? विलायक का भार, विलायक का भार क्या होता है? विलायक का भार। ठीक, और वो भी भार किस में रहना चाहिए? केजी में। किस में? केजी में। ठीक, हम ये भी जानते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि मूल n बराबर क्या होता है आपका? W बाई क्या होता है? m होता है, भार बटा के अणु भार होता है। ठीक, अब मूललता को हम लोग किससे दर्जा देते हैं? m डैश से। किससे? m डैश। तो क्या होगा? मूल, मूल बराबर क्या होगा? W बटा के m, तो W आ जाएगा नीचे और m क्या हो जाएगा? और W ऊपर हो जाएगा, m नीचे आ जाएगा। विलायक का भार, भार, तो भार को लिए हम क्या लिखेंगे? कैपिटल W। ठीक, अब भार किस में होगा आपका? ग्राम में। ठीक, जब ग्राम में होगा तो किससे गुणा करना पड़ेगा आपको? 1000 से। ठीक, 1000 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा? ठीक, ये आपका सूत्र हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर W, स्मॉल w क्या है? तो आपको पता रहना चाहिए, जो स्मॉल w है आपका विलेय का भार है। क्या है? विलेय का, विलेय का भार है। ठीक, स्मॉल m क्या है? विलेय का अणु भार है। क्या है? विलेय का, विलेय का अणु भार है। ठीक, कैपिटल W क्या है आपका? जो कैपिटल W आपका विलायक का भार है। क्या है? विलायक का भार है। ठीक, तो आप लोग को उम्मीद है कि पूरी अच्छी तरह से आपको इसको समझ में आ चुका होगा। ठीक, तो एक बार और देख लेते हैं कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले विलेय के मूलों की संख्या को क्या कहते हैं? मूललता कहते हैं। मूललता बराबर क्या होता है? विलेय की मूल बटा के विलायक का भार। ठीक है, तो इसको अच्छे से क्या कर लेंगे आप लोग? देख लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। मूल प्रभाज की परिभाषा दीजिए, यह आपसे पूछा जाता है मूल अंश। देखिए ये टॉपिक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल भी आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए ये आपको 18, 19 और 24 में पूछा गया है। देखिए क्या है परिभाषा कि किसी घटक का मूल प्रभाज बिलियन में उपस्थित उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, अब जरा देखो इसको हम डायग्राम से जब समझाएंगे तो आपको अच्छी तरह से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसमें क्या होता है? एक पात्र है। ठीक, ये आपका क्या है? पात्र है। ठीक, इसमें क्या घोला गया है? आपका विलियन। क्या है? विलियन। ये आपका क्या है? विलियन है। ठीक, इसमें विलियन कौन कौन से घोले गए हैं? यहाँ पर आपका ए और बी 2 घटक हैं। घटक कौन कौन से घटक घोले गए? इसमें 2 प्रकार के घटक इसमें क्या किए गए हैं? मिक्सिंग किए गए हैं। कौन कौन से घटक? घटक ए और बी इसमें घोले गए हैं। ठीक, कौन कौन से घटक? घटक ए और बी इसमें क्या करेंगे? घोले गए हैं। ठीक, तो परिभाषा जरा देखेंगे एक बार और कि किसी घटक का मूल प्रभाज
विलयन में उपस्थित किसी घटक का मूल प्रभाज विलयन में उपस्थित उस घटक के मूलों की संख्या, उस घटक के मूलों की संख्या मतलब ए के मूलों की संख्या और फिर कुल घटक के मूलों की संख्या का अनुपात होता है। मतलब कोई एक का मूलों की संख्या ऊपर रहेगा, फिर कुल का योग क्या रहेगा नीचे, उसी की संख्या को हम लोग क्या करते हैं मूल प्रभाज या मूल अंश कहते हैं। जरा देखिए इसका सूत्र क्या होता है। तो लिखेंगे सूत्र कि मान लो ए का पूछा जाए आपसे, ए का मूल प्रभाज बोला जाए, मूल ए का मूल प्रभाज, तो ए का मूल प्रभाज क्या होगा आपका, जरा देखो ए का मूल प्रभाज बराबर क्या होगा, तो होगा ए का मूल अंश, ए का मूल, ए का मूल, ए का मूल अब बटा में क्या होगा आपका ए प्लस बी का मूल, ए प्लस बी का मूल, ठीक, ए प्लस बी का मूल। अब देखो हम इसको अगर ऐसे लिख सकते हैं फार्मूले के हिसाब से, तो काई काई ए बराबर क्या होगा आपका फार्मूला एन ए मूल है आपका, ठीक, फिर एन ए और फिर प्लस एन बी, ठीक, एन बी ये आपका क्या हो जाएगा पूछा जाएगा। तो अगर ए का मूल प्रभाज पूछा जाएगा तो ये आप लोग क्या करेंगे इसको लिख देंगे। यदि आपसे बी का मूल प्रभाज पूछा जाए तो क्या करेंगे, तो बी का मूल प्रभाज पूछा जाएगा तो सूत्र क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे बी का मूल प्रभाज, बी का मूल प्रभाज, बी का मूल प्रभाज, तो क्या होगा बी का मूल प्रभाज बराबर आपका होगा बी के मूल, बी के मूल अब बटा में क्या होगा ए प्लस बी के मूल, ए प्लस बी के मूल, ठीक। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे आप लोग, कुछ लोग इसको काई पढ़ते हैं, कुछ लोग एक्स भी पढ़ते हैं। बी बराबर क्या हो जाएगा एन बी बटा के टोटल, बी में मूलों की संख्या ए मतलब ए बी में मूलों की संख्या बटा में क्या होगा ए के मूलों की संख्या बटा के बी के मूलों की संख्या, ये आपका क्या हो जाता है फाइनल आंसर, ठीक। ऐसे आप लोग को क्या करना पड़ता है लिखना पड़ता है। चूंकि आप लोग क्या जानते हैं एन बराबर क्या होता है, एन बराबर आप जानते हो कि भार बटा के क्या होता है अणु भार होता है, क्या होता है भार बटा के अणु भार होता है, ठीक, कोई डाउट नहीं रह जाना चाहिए। तो परिभाषा आप लोग समझ लिए, परिभाषा एक बार और सुन लीजिए जरा, कि किसी घटक का मूल प्रभाज विलयन में उपस्थित उस घटक के मूलों की संख्या, उस घटक मतलब मान लो ए के घटक के मूलों की संख्या तथा कुल घटक के मूलों की संख्या मतलब ए और प्लस बी की मूलों की संख्या का जो अनुपात के क्या होता है बराबर होता है, ठीक। तो ए का मूल प्रभाज बराबर क्या होता है ए का मूल बटा के ए प्लस बी का मूल। इसको इस तरह भी क्या कर सकते हैं, अगर आपसे ए का पूछा जाएगा तो फार्मूला ए लगा देंगे, बी का पूछा जाएगा तो फार्मूला ए लगा देंगे, ठीक। तो एकदम इजी है ना, एकदम हलवा है। तो फ्रेंड्स चलिए इसको भी देख लेते हैं अच्छे से। तो चलिए फ्रेंड्स अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को देख लेते हैं। क्या है अगला टॉपिक, कि क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं, क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील, कोई विलायक है उसमें क्या करते हैं कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि, विलेय पदार्थ जैसे घोलते हैं क्वथनांक में क्या हो जाती है वृद्धि, को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। देखिए 18, 20, 24 में पूछा गया है। ये आप मान लीजिए एक पात्र ले लेते हैं, क्या लेते हैं एक पात्र, इस पात्र में आपका क्या है विलायक है, ठीक।
अब इसमें अवाष्पशील पदार्थ क्या करते हैं, घोलते हैं। अवाष्पशील पदार्थ बोले तो यूरिया, ग्लूकोज और शर्करा, इसको घोलते हैं। तो जो पदार्थ क्या करते हैं, इसमें घोला जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विलेय। ठीक। तो अवाष्पशील पदार्थ घुलने पर इसके क्वथनांक में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, उबलने लगता है। ठीक। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, क्वथनांक में उन्नयन करते हैं। देखिए डेल्टा टीवी बराबर क्या होता है, 1000 गुणे केबी इंटू क्या होता है, डाब्लू स्मॉल डाब्लू मतलब अणु भार बटा के स्मॉल आपका भार। ठीक है, बटा में क्या होता है, स्मॉल एम इंटू डाब्लू। ठीक, इतनी बात आपका क्या होता है, आपका फार्मूला हो जाता है। अब डेल्टा टीबी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन है। केबी क्या है, मोलर उन्नयन स्थिरांक है। ओमेगा आपका डाब्लू क्या है, विलेय का भार है। स्मॉल एम क्या है, विलेय का अणु भार है। कैपिटल डब्ल्यू का विलेय का विलायक का भार है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत बार आपसे परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको अच्छे से क्या करेंगे, देख लेंगे। तो देखिए अगला जो टॉपिक है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नष्ट समीकरण को उपयुक्त प्रतीकों के साथ क्या करना है, आपको लिखना है। ठीक है, क्या उपयुक्त प्रतीकों के साथ हम लोग को क्या करना है, लिखना है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये आपका जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग हर वर्षों में पूछा जाता है। वेरी वेरी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर वर्ष क्या होता है, आपसे पूछा ही जाता है। ठीक, तो इसके लिए कोई अभिक्रिया है, जरा देखिए क्या अभिक्रिया, देखते हैं कोई अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर लिखते हैं, थोड़ा सा साफ लिखेगा, जैसे कि आपको m पर n प्लस फिर n ई पे माइनस फिर क्या है, ये आपका m है, फिर आपका क्या है कोष्टक में यस के लिए ये आपकी कोई अभिक्रिया है। ठीक, अब सोचिए उतना गैप क्यों छोड़े हैं, थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं दिख रहा है उसलिए हमने गैप को क्या किया, छोड़ा है। ठीक है, अब इसके लिए जो समीकरण होता है जरा देखिए क्या होता है, ई सेल बराबर क्या होता है, ई नॉट सेल फिर माइनस 2.303 आर टी बटा में क्या होता है आपका एन और एफ, फिर क्या होता है log बेस 10 फिर कैपिटल एम बटा में क्या होता है एम पर एन प्लस होता है एम प्लस। ठीक, ये आपका होता है। इतनी बात क्लियर, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाएगा समीकरण तो इतना है क्या करेंगे, लिख देंगे, लेकिन साथ में समीकरण के साथ साथ इसका प्रतीक भी पूछा जाता है। ठीक है, क्या पूछा जाता है, प्रतीक। प्रतीक आपको जानना क्या है, जरूरी है, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। जो आपका प्रतीक होता है वो आपको पता रहेगा तभी ना न्यूमेरिकल हल करेंगे। 3 नंबर के आपके क्या पूछे जाते हैं, इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो हम सारे प्रतीक को क्या करेंगे, यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो ई सेल क्या है, जरा देखिए ई सेल जो आपका है वो आपका क्या है, इलेक्ट्रोड विभव है। क्या है, इलेक्ट्रोड विभव, क्या है, इलेक्ट्रोड और विभव है, इलेक्ट्रोड विभव। ठीक, ई नॉट सेल क्या है, ई नॉट सेल क्या है, तो मानक इलेक्ट्रोड विभव है। क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव है। इलेक्ट्रोड, मानक इलेक्ट्रोड विभव है। ठीक, और आर क्या है आपका, जो आर है वो आपका क्या है, गैस नियतांक है। क्या है, गैस नियतांक है, गैस नियतांक है।
क्या है, गैस नियतांक है। और टी क्या आपका, टी क्या आपका पता रहना चाहिए, जो आपका टी है परम ताप है। क्या है, परम ताप, परम ताप, क्योंकि आपसे बोर्ड में ये सब प्रतीक भी पूछा जाता है। ठीक, यन क्या है, यन स्मॉल यन क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। किसकी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसकी संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। किसकी संख्या फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ठीक, एफ क्या आपका, एफ जो आपको पता रहना चाहिए फैराडे नियतांक है। क्या है, फैराडे नियतांक है, फैराडे नियतांक है। ठीक, यम क्या है, धातु है। क्या है, धातु, यम आपकी क्या है, धातु है। ठीक, और यम यन और प्लस क्या है, धातु की आयन सांद्रता है। क्या है, धातु की आयन सांद्रता है, आयन सांद्रता है। ठीक, इतनी बात आपको क्या रहना चाहिए, पता रहना चाहिए। ठीक, तो ये आपका क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या होता है कि पूछा जाता है कि नष्ट समीकरण को उपयुक्त प्रतीकों के साथ लिखिए, तो कोई अभिक्रिया हम इस तरह लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको आपको पता नहीं चाहिए, ई सेल बराबर ई नॉट सेल -2.003 RTNF log 10 m/n का है। ठीक, तो इस सारे प्रतीक आपको क्या रहना चाहिए, पता रहना चाहिए। ई नॉट सेल क्या इलेक्ट्रोड विभव है, ई सेल क्या इलेक्ट्रोड विभव है, ई नॉट सेल क्या है मानक इलेक्ट्रोड विभव है, आर क्या है गैस नियतांक है, टी क्या है परम ताप है, एन क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या है, एफ क्या है फैराडे नियतांक है, एम क्या है धातु, और एम एन प्लस क्या धातु का है, आयन है। ठीक है, तो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से क्या करेंगे, याद कर लेंगे। ये आपके 1 नंबर और 2 नंबर में पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको क्या कर लेते, देख लेते हैं। क्या है, देखिए ये आपका जो पूछा गया है सन 23 और 24 में लगातार पूछा गया है। 23 और 24 में क्या लगातार पूछा गया है, 2 नंबरों में। ठीक, तो देखिए क्या है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, जरा सुनिए। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, मानक मतलब निश्चित। ठीक, क्या है, निश्चित। तो देखिए परिभाषा क्या होती है कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 1 वायुमंडलीय दाब, क्या 25 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 1 वायुमंडलीय दाब पर जब किसी धातु की छड़ को, मतलब वायुमंडलीय दाब कितना रहना चाहिए, 1 वायुमंडलीय दाब पर। ठीक है, जब किसी धातु की छड़ को क्या करते हैं, जब किसी धातु की छड़ को हम लोग क्या करते हैं, जब धातु की छड़ को 1 मोलर सांद्रता वाले उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं। उसी धातु मतलब जो धातु है उसी का क्या रहना चाहिए, लवण का विलयन में क्या करते हैं, डुबोते हैं। तो धातु की छड़ की सतह पर जो विभव स्थापित होता है, तो धातु की छड़ पर जो विभव स्थापित होता है उसे ही क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जैसे आप लोग डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे तो और अच्छा से समझ में आएगा। देखिए ये आपका एक पात्र है, क्या है, एक पात्र है। ठीक, इस पात्र में क्या है, आपका विलयन भरा है। क्या भरा है, विलयन। देखिए आपका क्या है, विलयन भरा है। ठीक, इसमें क्या करते हैं, जिंक धातु की क्या करते हैं, 2 छड़े क्या कर देते हैं, इसमें डुबो देते हैं, जिंक धातु की। तो देखिए ये पहली धातु, पहली छड़ है, क्या करते हैं, ये पहली आपकी छड़ है।
ठीक, क्या है, पहली छड़ है, ये आपकी दूसरी छड़ है। जिंक धातु की दो छड़ों को क्या करते हैं, डुबो देते हैं। किसमें डुबोते हैं, तो जिंक सल्फाइड आपका जो होता है, ठीक है, उसका विलयन होता है। जिंक के धातु का क्या होता है, विलयन होता है। तो ये किसकी छड़ें हैं, एक छड़ पर क्या है आपका धन आवेश है, क्या है, एक छड़ धनावेशित है, एक क्या, एक धनावेशित है, एक क्या है, ऋणावेशित है। ठीक, अब इसे क्या करते हैं, इसको डुबो देते हैं किसके, धातु के लौड़ी विलयन में। ठीक है, तो जेडीएन SO4 के लौड़ी विलयन में क्या कर देते हैं, डुबो देते हैं। किसके लौड़ी विलयन में, ZnSO4 के लौड़ी विलयन में क्या करते हैं, इस धातु की छड़ को क्या करते हैं, डुबो देते हैं। जो आपकी धातु की छड़ है वो किसकी है, जेडीएन की है। जिंक धातु की आपकी छड़ें बनी है दोनों। ठीक, इसको ZnSO4 के क्या करते हैं, लौड़ी विलयन में क्या कर देते हैं, डुबो देते हैं। और इसकी जो मोलर रहना चाहिए, मोलर कितना रहता है, मोलरता इसकी, और इसकी मोलरता 1 रहनी चाहिए। कितनी रहनी चाहिए मोलरता, 1। मोलरता इसकी कितनी रहना चाहिए, 1 रहनी चाहिए। ठीक, कितनी रहनी चाहिए मोलरता, 1। ठीक है, और इसका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, तो टेम्परेचर इसका आपका 25 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस आपका रहना चाहिए। इतनी बात आपको क्लियर रहनी चाहिए। और साथ में इसका वायुमंडलीय जब जो दाब रहना चाहिए, 1 ATM रहना चाहिए। 1 ATM बोले तो 1 वायुमंडलीय दाब रहना चाहिए। ठीक है, तो आपको परिभाषा अब बिल्कुल क्या होगी, आसान तरीके से समझ में आ जाएगी। देखिए कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 वायुमंडलीय दाब पर जब किसी धातु की छड़ को 1 मोलर सांद्रता वाले उसी धातु, मतलब क्या है परिभाषा, देखिए 25 डिग्री सेल्सियस तापमान रहना चाहिए इसका, वायुमंडलीय दाब 1 ATM रहना चाहिए। जब किसी धातु की छड़, ये आपकी धातु की छड़ें हैं, को 1 मोलर सांद्रता, 1 मोलर इसकी क्या है, जो विलयन उसकी सांद्रता क्या 1 मोलर है, तो उसी धातु के लौड़ी विलयन में, देखिए इसी का लौड़ी विलयन क्या, ZnSO4 में क्या करते हैं, जब इस छड़ को डुबोते हैं तो धातु की छड़ की सतह पर, तो धातु की छड़ है उनकी सतहों पर क्या होता है, जो विभव स्थापित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक, आप लोग को बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब देखो इसे E0 सेल से दर्शाते हैं। क्या करते हैं, E0 सेल से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक, तो एकदम आसान, इसको क्या करेंगे, अच्छे से देख लेंगे। बहुत ही इजी और ही बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे क्या करेंगे, अच्छे से देख लेंगे। तो अगला जो टॉपिक है वो जरा देखिए, क्या है अगला टॉपिक, कह रहा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 अनुप्रयोग लिखिए। ये जो आपका टॉपिक है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, टॉपिक है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 अनुप्रयोग, क्योंकि ये 2 नंबर का पूछे जाने वाला टॉपिक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपके 2 नंबरों की क्या कर रही है, सीरीज चल रही है। इसी प्रकार 3 नंबरों की चलेगी, 5 नंबरों की चलेगी, 4 नंबरों की चलेगी, सारे सीरीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और यदि आप लोग चैनल पे नए हो तो क्या कीजिए, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग इसके 2 क्या करेंगे, अनुप्रयोग देखने वाले हैं। तो जो पहला है वो क्या है, जरा देखो, पहला क्या है आपका, लिखेंगे क्या है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 अनुप्रयोग निम्नलिखित हैं। ठीक, तो पहला क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि विद्युत सेलों में विद्युत वाहक बल
ज्ञात करने में, ज्ञात करने में। दूसरा क्या, जरा देखिए, दूसरा आपका है आक्सीकरण, आक्सीकरण अपचयन, आक्सीकरण अपचयन क्रिया की दिशा ज्ञात करने में, क्रिया की दिशा ज्ञात करने में। ठीक, तो ये आपके दो अनुप्रयोग हैं। ठीक है, ये आपके आंसर हमने लिख डाले कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के दो अनुप्रयोग लिखिए। तो आप लोग क्या लिखेंगे, पहला लिखेंगे कि विद्युत सेलों में विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में, जो आपको विद्युत सेल होते हैं उसमें क्या ज्ञात करने में, विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में। ठीक, और दूसरा क्या है आपका, आक्सीकरण अपचयन क्रिया की दिशा ज्ञात करने में। ठीक है, दूसरा क्या है, आक्सीकरण अपचयन क्रिया की दिशा ज्ञात करने में। किसकी, आक्सीकरण और अपचयन जो होती है उसकी क्रिया की जो दिशा होती है उसको ज्ञात करने में करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको अपने आप में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको क्या करेंगे, अच्छे से तैयार कर लेंगे। 2 नंबर का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला जो टॉपिक है आपका वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपके प्रीवियस ईयर में कई बार आपसे पूछा गया है, लगभग हर साल किसी न किसी सेट में ये आपका टॉपिक पूछा ही जाता है। तो देखिए टॉपिक क्या है कि मोलर चालकता की परिभाषा लिखिए। ठीक है, मोलर चालकता की परिभाषा। तो परिभाषा को एक बार पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, इसके बाद क्या करेंगे, समझेंगे। तो देखिए क्या होती है कि किसी विद्युत अपघट्य के, कोई विद्युत अपघट्य है कि एक मोल द्वारा बिलियन में दिए गए कुल आयनों, बिलियन में आपके जो कुल आयन है की चालकता को क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। चलिए इसको डायग्राम के द्वारा समझते हैं, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ये आपका क्या है, डायग्राम है। ठीक, इसमें क्या घोला गया है, बिलियन, क्या है, बिलियन है आपका। ठीक, क्या घोला गया आपका, बिलियन। बिलियन घोला गया है। बिलियन में आपके जो घोला गया है क्या, विद्युत अपघट्य पदार्थ आपका क्या घोला गया है, तो NaCl घोला गया है, NaCl, क्योंकि बहुत तेजी से क्या होता है, आयनित होता है। अब देखो कितने इनमें मोलों की संख्या, एक मोल बिलियन में घोला गया, कितने, एक मोल में। ठीक, तो आपको पता है कि Na आपका क्या होगा, इसमें बिलियन में क्या होगा, आयनित होगा। Na प्लस में टूटेगा, प्लस में और Cl माइनस में टूटेगा। Na प्लस में टूटेगा, Cl माइनस में टूटेगा। इसी तरह आप पूरी तरह से क्या हो जाएगा, इसमें टूट जाएगा। ठीक, बिलियन में आपका टूट जाएगा, क्या हो जाएगा, आयनित हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, आयनित हो जाएगा। तो अब परिभाषा सुनेंगे क्या, कि किसी विद्युत अपघट्य, मतलब विद्युत अपघट्य क्या होता है, जो किसी बिलियन में घोलने पर पूरी तरह से क्या हो जाता है, आयनों में टूट जाता है। ठीक है, तो किसी विद्युत अपघट्य के एक मोल द्वारा बिलियन में दिए गए कुल आयनों की चालकता, बिलियन में मतलब इसमें क्या है, विद्युत धारा अगर प्रवाहित करेंगे ना तो इसमें क्या होगी, विद्युत धारा आपकी बहने लगेगी। ठीक है, क्या होने लगेगी, विद्युत धारा बहने लगेगी। कुल आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। ठीक, अब देखिए मोलर चालकता को हम लोग किससे प्रश्न करते हैं, तो लैम्डा एम से। तो इसे किससे प्रश्न करते हैं, इसे लैम्डा एम से दर्शाते हैं। ठीक, लैम्डा एम बराबर फार्मूला क्या होता है, K × 1000 बटा में क्या होता है,
कैपिटल यम। ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। ये फार्मूला आपका इस पे न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक। और के बराबर एक और फार्मूला होता है, के बराबर क्या होता है, यल बटा के आर ए होता है। क्या होता है, के बराबर यल बटा के आर ए होता है, ठीक। अब जरा देख लेते हैं इनके मात्रक। तो मात्रक क्या इनके, तो मात्रक देखने से पहले इनके प्रतीक देख लेते हैं कि डेल्टा यम क्या है आपका, और के क्या है आपका, और कैपिटल यम क्या है। तो चलिए इनको बता देते हैं, आपको इसकी जानकारी रहना चाहिए, क्योंकि इस पे आपसे क्या पूछ जाते हैं, न्यूमेरिकल पूछ जाते हैं। तो जानकारी रहेगी तभी न्यूमेरिकल हल कर पाएंगे ना। डेल्टा एम क्या है, मोलर चालकता है। क्या है, मोलर चालकता है, ठीक है। के क्या है आपका, विशिष्ट चालकता है। क्या है, विशिष्ट चालकता है। और कैपिटल एम क्या है, मोलरता है। क्या है, मोलरता है। इतनी बात आपको क्लियर। अब इसका मात्रक आपसे पूछा जाता है, मात्रक भी आपसे क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो मात्रक देख लेते हैं इसका, क्या देख लेते हैं, मात्रक। चलिए मात्रक देखते हैं। तो मात्रक क्या होता है, पहला तो मात्रक आपका क्या होता है, साइमन साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मूल। और क्या होता है, बोले तो यस सी एम स्क्वायर मूल इनवर्स होता है, ठीक। ये आपका क्या होता है, मात्रक होता है, ठीक। तो आप लोग से उम्मीद करता हूँ कि अच्छा से समझ में आए। चलिए एक बार और देख लेते हैं इसकी परिभाषा को, कि किसी विद्युत अपघट्य के एक मोल, आपका एक मोल रहना चाहिए, द्वारा बिलियन में दिए गए कुल आयनों की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं, जिसे इनमें NaCl खोल देते हैं। बिलियन आपका ये है। इसे डेल्टा एम से दर्शाते हैं, डेल्टा एम बराबर के इंटू 1000 बटा के एम, के यल बटा के आर ए। डेल्टा एम क्या है, मोलर चालकता, के क्या है, विशिष्ट चालकता, एम क्या है, मोलरता। मात्रक क्या हुआ, साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल, या ये इस तरह रूप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक क्या है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको क्या करेंगे, अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को देख लेते हैं। अगला क्या है आपका, कि तुल्यांकी चालकता की परिभाषा देखिए दीजिए, ठीक है। तो जैसे आप लोग देखे हैं मोलर चालकता की परिभाषा, सेम उसी प्रकार क्या होती है, तुल्यांकी चालकता की परिभाषा होती है, ठीक। परिभाषा क्या होती है, कि किसी विद्युत अपघट्य के एक मोल, एक वहां पर क्या था, वहां पर आपका एक मोल था, यहाँ पर क्या रहेगा आपका 1 ग्राम, तुल्यांकी भार द्वारा बिलियन में दिए गए कुल आयनों की चालकता कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसे हम लोग इसे EQ से दर्शाते हैं, लेमडा EQ से, ठीक है। अब लेमडा EQ बराबर फार्मूला क्या होता है, जरा देखो। तो लेमडा EQ बराबर जो आपका फार्मूला होता है, K इंटू 1000 बटा में क्या होता है, N होता है। ये आपका क्या होता है, बेसिक फार्मूला होता है, ठीक। जब अब इसमें भी आप लोग को प्रतीक पता रहना चाहिए क्या क्या दिया है। तो लेमडा EQ क्या है आपका, तो तुल्यांकी चालकता है। क्या है, तुल्यांकी चालकता है, तुल्यांकी चालकता है। क्या है, तुल्यांकी आपकी चालकता, ठीक। के क्या है आपका, के आपकी विशिष्ट चालकता है। क्या है, विशिष्ट चालकता है, विशिष्ट चालकता है। के आपका क्या है, विशिष्ट चालकता है। यन क्या है आपका, तो यन आपका क्या है, पता रहना चाहिए, आपका नार्मलता है। क्या है, नार्मलता है,
क्या है, नॉर्मलता है। ठीक, अब इसका जो मात्रक होता है बहुत ही क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। मात्रक आपको पता रहना चाहिए। तो मात्रक क्या होता है उसको लिखेंगे यहाँ पर। मात्रक क्योंकि आपसे पूछा जाता है ऑप्शन में कि मात्रक क्या होता है, तो मात्रक क्या होता है इसका, तो साइमन सेमी स्क्वायर प्रति तुल्यांक होता है, प्रति तुल्यांक। बोले तो सी स्क्वायर इक्वा इनवर्स, ये आपका होता है। ठीक, तो ये टॉपिक अपने आप में क्या होती है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसे क्या करेंगे, अच्छे से देख लेंगे। तो जरा एक बार और देख लेते हैं क्या परिभाषा होती है कि किसी विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम तुल्यांकी भार द्वारा विलयन में दिए गए, मतलब 1 ग्राम आपका क्या रहना चाहिए, तुल्यांकी भार द्वारा विलयन, आपका जो विलयन है में दिए गए कुल आयनों की चालकता, जो कुल आयन होंगे उनकी चालकता कहते हैं। इसे लेमडा EQ से दर्शाते हैं। ठीक, लेमडा EQ बराबर कप्पा इंटू 1000 बटा के n। EQ क्या है, तुल्यांकी चालकता, K क्या विशिष्ट चालकता, और n क्या नॉर्मलता। मात्रा क्या, तो साइमन सेमी स्क्वायर प्रति तुल्यांक। ठीक, ये आपका क्या होता है, मात्रक होता है। तो इसको क्या करेंगे, अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए इसको उठाकर देखेंगे तो हर साल पूछा गया है, 17, 18, 19, 20, आप लोग का कोई भी सेट उठाकर देखेंगे आप लोग को हर साल मिल जाएगा ये आपको। ठीक है, क्या पूछा जाता है कि अभिक्रिया के वेग से आप लोग क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि एकांक समय में अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता। आप लोग रिएक्शन पढ़े होंगे ना, रिएक्शन में क्या होता है, एक और क्या होता है, अभिकारक होता है, जो उससे बनता है उसे क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, तो परिभाषा देखिए कि एकांक समय में अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को, सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर कहते हैं। अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर कहते हैं। ठीक, तो ये आपका क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो जरा देखिए क्या होता है, तो आपको पता रहना चाहिए। तो अब लिखेंगे क्या, थोड़ा सा लिखने वाली बात कि माना किसी समय डेल्टा टी पर अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा x हो तो क्या होगा, वेग बराबर आपका होगा dx अपान क्या होगा, dt। ये आपका क्या होगा, फार्मूला होगा, क्या होगा, dx अपान dt। ठीक, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है। ठीक, तो क्या होती है परिभाषा, एक बार और देख लीजिए कि एकांक समय में अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर कहते हैं। ठीक, यदि माना किसी समय डेल्टा टी, मतलब बहुत कम समय डेल्टा टी पर अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा x हो, तो वेग बराबर v बराबर क्या होता है, dx अपान dt। इस पर आपके न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको क्या कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। क्या आपका टॉपिक है कि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है। तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक
क्या होता है जरा देखिए। ये अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर साल पूछे जाने वाला टॉपिक है, ठीक है। देखेंगे तो हर साल आया हुआ टॉपिक है, हर साल पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो देखिए क्या होता है कि स्थिर ताप पर अभिकारक पदार्थों के एकांक सांद्रण पर होने वाले अभिक्रिया के वेग को स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिक्रिया का स्थिरांक कहते हैं, ठीक। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो दर है, इसकी दर किसके अनुपाती होती है? सांद्रण के। किसके? सांद्रण के। सांद्रण के अनुक्रमानुपाती होते हैं। बोले तो डी एक्स अपान जो डी टी होता है सी के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए एक नियतांक लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? नियतांक। नियतांक क्या लगाते हैं? के बराबर सी हो जाता है। यदि सी बराबर क्या हो? एक हो तो क्या होगा फार्मूला आपका? के बराबर आपका हो जाएगा डी एक्स अपान क्या हो जाएगा? डी टी। क्या हो जाएगा? डी एक्स अपान डी टी। किसके बराबर? के बराबर, ठीक। तो आप लोग समझे क्या? अब देखो आपसे यदि पूछ दिया जाए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए मात्रक क्या होता है, तो आपको पता रहना चाहिए। लिख देते हैं जरा कि यहाँ पर बगल में साइड में कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के मात्रक क्या होगा? मात्रक क्या होगा? तो क्या होगा? सेकेंड इनवर्स होता है। क्या होता है? सेकेंड इनवर्स। और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होता है? तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए निकालेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए निकालेंगे तो क्या होगा आपको पता रहना चाहिए। तो मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स होता है, ठीक। क्या होता है आपको पता रहना चाहिए। हिंदी में भी लिख देते हैं कि मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, ये आपका मात्रक होता है, ठीक। शून्य कोटि की अभिक्रिया, क्योंकि आपसे मात्रक बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है, तो इसको क्या करेंगे? अच्छे से देख लेंगे। तो चलिए एक बार और देख लेते हैं कि स्थिर ताप पर अभिकारक पदार्थों के एकांक सांद्रण पर होने वाले अभिक्रिया के वेग को स्थिरांक कहते हैं। अभिक्रिया का स्थिरांक कहते हैं। जो दर होती है सांद्रण के अनुक्रमानुपाती होती है, डी एक्स अपन डी टी क्या होती है? सी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाने के नियतांक ला देता है। यदि सी बराबर एक हो तो ये आपका ये फार्मूला आ जाता है, ठीक है। तो ये अपने आप में क्या है? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर साल पूछे जाने वाले क्या है? टॉपिक है। तो चलिए फ्रेंड्स एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेते हैं? देख लेते हैं। अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा। देखिए अभिक्रिया की कोटि भी आपसे पूछा जाता है। एक और हेडिंग होती है क्या? आणविकता। तो आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। तो जो आपसे 3 नंबरों में पूछा जाता है, जिसको मैंने कराया, जाकर आप लोग क्या करेंगे? देख लेंगे। वो 3 नंबर वाला टॉपिक है, उसमें कराया जाएगा, ठीक है। तो अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा क्या होती है, जरा उसको हम लोग क्या करते हैं? समझते हैं। तो क्या होती है परिभाषा? सुनिए कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक की सांद्रता के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, ठीक। जैसे मान लो क्या है, एक कोई रासायनिक अभिकारक है, मान लो क्या है? आपके अभिकारक है A प्लस बी, क्या हो रहा है? इसके बराबर क्या बन रहा है? P बन रहा है, ठीक। क्या बन रहा है? P, ठीक। अब देखो दर के, अब इस अभिक्रिया पर मान लो घात क्या है? x है सांद्रता, इस पर क्या है? b है। तो घात क्या है इसकी? बताइए इसकी घात क्या है? a की घात x है, b की घात y है। तो क्या कर रहा है? परिभाषा देख लीजिए कि किसी रासायनिक क्रिया में उपस्थित अभिकारक, ये अभी ना आपके अभिकारक है, देखिए अभिकारक
की सांद्रता के घातों के योग को, जो घात है, क्या घात है, एक्स वाई के योग को अभिक्रिया की क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी बताइए, जो इसकी कोटि निकल कर आएगी वो क्या निकलेगी, कोटि बराबर आपका निकलेगा x प्लस वाई। क्या निकलेगा, x प्लस वाई। जैसे एक और एग्जाम्पल के थ्रू क्या करते हैं समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, ठीक। मान लो दर समीकरण दिया आपको, दर समीकरण क्या है, r बराबर कोष्टक में दिया है a पर 1, b में 2, c में 3, ठीक। अब इसकी कोटि पूछ दी जाएगी, कोटि। तो कोटि क्या होगी, कोटि आपको क्या करना है, बताना है। तो कोटि कितनी होगी, कोटि जो आपका होगी क्या होगी, 1 + 2 + 3। इसको जब हल करेंगे तो कोटि निकल कर आपको कितनी आएगी, कोटि आपको जो निकल कर आएगी कितनी होगी, टोटल 6 होगी। कितनी होगी टोटल, कोटि 6 हो जाएगी, ठीक। तो आप लोग इस तरह कोटि क्या करेंगे अच्छे तरीके से बता सकते हैं। ये अपने आप में क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक के नाम लिखिए। जो अभिक्रिया का वेग होता है उसको प्रभावित करने वाले आपको कारक लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उत्तर में आंसर लिखकर ऐसे सुंदर तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। क्या लिखेंगे कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। निम्न लिखेंगे यहाँ पर कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। क्या है, निम्न है। तो इसमें जो आपका पहला है, पहला क्या है, अभिक्रिया की, अभिकारक की सांद्रता। क्या है, अभिकारक की सांद्रता। देखो अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर जो होता है वेग आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यदि कोई अभिक्रिया है उसमें अभिकारक की सांद्रता बढ़ा देंगे तो उसकी दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक। पहला में। सेकंड क्या लिखेंगे, उत्प्रेरक। क्या होगा, उत्प्रेरक। तो आपको पता रहना चाहिए उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो अभिक्रिया का वेग होता है वो भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक। उत्प्रेरक की उपस्थिति में भी आपका क्या होता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तीसरा का जो आपका है वो क्या है, प्रकाश। क्या है, प्रकाश। तो प्रकाश क्या करता है इसमें, देखो अभिक्रिया के वेग में प्रकाश क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। क्या करता है, प्रभावित करता है बोले तो बढ़ जाता है, ठीक। इसमें भी बढ़ जाता है आपका। चौथा जो आपका है तापमान, ठीक। तो देखिए अभिक्रिया के वेग, तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक। पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगला क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि छोटा होगा तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है।
जैसे आप लोग जानते हैं ना, लकड़ी से ज़्यादा आपका बुरादा क्या होता है, अच्छे तरीके से क्या होता है, जलता है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, अच्छे से देख लेंगे कि अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, निम्न है। पहला क्या है, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तापमान की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसको क्या करेंगे, अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, तो इसे अच्छे से देख लेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। ये टॉपिक अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपका कि संक्रमण तत्व क्या है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। संक्रमण तत्व क्या है, इनका क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। ठीक, तो इसकी परिभाषा क्या होती है, ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करते हैं। जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डी उपकोष में प्रवेश करते हैं, उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब देखो, संक्रमण तत्व जो होते हैं यश तथा, अब इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, सबसे बड़ी बात कि इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है, तो ये आपको बात पता रहना चाहिए। ठीक, कि संक्रमण तत्व इन्हें क्यों कहा जाता है, यश तथा पी ब्लॉक के बीच में स्थित होने के कारण इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में ऐसे पीरियोडिक टेबल होती थी, याद रखिए। ठीक है ना, ऐसे बनती थी। तो इधर आपका क्या होता था, यश होता था, इधर पी, ये बीच वाला क्या होता था, डी। तो यश और पी के बीच में इधर क्या होता था, एक्टेनाइड और लेंथेनाइड, है ना, ऐसे। तो यश और पी के बीच में होता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहा जाता है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है उसको देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है जरा देखिए, क्या होता है, n-1 फिर d 1 से 10 फिर n s 1 2, ये आपका क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फार्मूला होता है। किसका, इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का आपका फार्मूला हो जाता है। ठीक, तो इसको अच्छे से क्या करेंगे, समझ लेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि संक्रमण तत्व क्या है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करते हैं उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। यश तथा पी ब्लॉक के बीच में स्थित होने के कारण ही इन तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। यश और पी के बीच में क्या होता है, स्थित होता है डी, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, n-1 d 1 से 10 तक, फिर n-s 1 से 2 तक। ठीक, तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको ये अच्छी लगी हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए इसी तरह जो आपकी जो सीरीज चल रही है, इसी तरह आपकी 1 नंबर की सीरीज चलेगी, जो 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर 2 नंबर के, फिर 3 नंबर के, फिर 4 नंबर के, फिर 5 नंबर की पूरी सीरीज चलेगी। ठीक है, तो इसी तरह पूरी सीरीज चलने वाली है। सीरीज के बाद फिर आपको पूरी सीरीज के बाद पूरे किताब का क्या किया जाएगा, एनालिसिस एक टॉपिक में कराया जाएगा, जिससे कि आप लोग पूरी तरह से परीक्षा के लिए एकदम तैयार हो जाए, आपके पूरे 70 के 70 मार्क आपके आ जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूले फ्रेंड्स। लव यू, टेक केयर।